हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे रिलेशन आपका खत्म हो चुका है, फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि रिलेशन में आपने देख लिया होगा कि आपका 3 जो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और थर्ड आपका ट्रांजिटिव। तो तीनों रिलेशन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा फंक्शन के बारे में। देखो फंक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी स्टार्टिंग है, अब ध्यान से पढ़ने से और बहुत ही ईजी, आपको ये श्योर है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बात कर लेता हूँ मैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन होता क्या है देखिए, तो फंक्शन आपका होता क्या है देख लेते हैं। अभी टॉपिक आपका है फंक्शन, मैं लिख लेता हूं फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में आपको जो मेन रोल प्ले करेगा, एक तो आपको होगा डोमेन, ये आपका होगा डोमेन, और ये आपका होता है रेंज, ये आपका होता है रेंज। लेकिन कोडोमेन भी होता है, बताएंगे क्या होता है कोडोमेन इसके अंदर। जस्ट सपोज एफ इज ए फंक्शन नेचुरल टू रियल। ये देखिए ये स्टेटमेंट जो लिखा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू आर। डोमेन क्या है इसका, नेचुरल, और रेंज क्या है इसके, रियल। तो सपोज मैं लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, सपोज मैंने इस तरह लिख दिया। अब मुझे चेक करना है फंक्शन के बारे में, फंक्शन होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। इसको आपने लेट कर लिया सेट ए, इसे लेट कर लिया आपने सेट बी। तो क्या होगा, अगर देखो नेचुरल कह रहा है, अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस 1। अब देखो 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा 0। तो जब आपने 1 पुट किया तो आंसर क्या आएगा 0। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 तो क्या आएगा आपका 3। अगर हम पुट करते हैं 3 तो क्या आएगा आपका आंसर 8। अगर पुट करते हैं 4 तो क्या आएगा आपका 15। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपने क्या देखा फंक्शन में होता क्या है, फंक्शन में x की जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो किस में आती है, सेट ए के अंदर आएगी, और पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किस में जाएगा, आपका सेट बी के अंदर आएगा। तो आपने देखा कि x की जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो क्या होता है डोमेन, और पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होती है आपकी रेंज। अगर मैं एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और लिख दूं 20 लिख दिया सपोज 20, तो आपका 0, 3, 8, 15 ये आपका रेंज के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, रेंज के अंदर। लेकिन 0, 3, 8, 15, 20 ये पूरा किसके अंदर आएगा, कोडोमेन के अंदर आएगा। तो ये पूरा आपका हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये पूरा आपका होता है रेंज 0, 3, 8, 15। डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज का जो सेट बन रहा है वो क्या होता है रेंज। और देखो विद इमेज और विदाउट इमेज पूरे जो एलिमेंट हैं 0, 3, 8, 15, 20 ये पूरा क्या होता है आपका कोडोमेन होता है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा कोडोमेन, इसे आप यहाँ लिख दें कोडोमेन। तो अब फंक्शन क्या होगा, आप सोचेंगे टॉपिक फंक्शन चल रहा है लेकिन फंक्शन में ये टॉपिक कहाँ से आ गया। अगर आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन इसके बारे में नहीं पता है तो आपको फंक्शन ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए पहले आपको डोमेन पता होना चाहिए, डोमेन क्या होता है, देन आपको पता होना चाहिए रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, सब कुछ पता होगा तो आपको फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले मैं डोमेन के बारे में, क्योंकि फंक्शन में जो मेन रोल प्ले करते हैं, मेन रोल प्ले करता है फंक्शन में डोमेन। डोमेन मेन रोल प्ले करता है। तो डोमेन क्या होता है, द वैल्यू फ्रॉम विच फंक्शन कैन बी डिफाइन इज कॉल्ड डोमेन। मतलब अगर जो कोई भी वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन करती हो वो क्या होता है, डोमेन होता है। और अगर समझे सेकंड एग्जांपल देखें, अगर किसी भी फंक्शन में x की जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो क्या होता है डोमेन, और पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होती है आपकी रेंज होती है। तो आपने देखा कि अगर किसी देखो फंक्शन को डिफाइन कौन कर रहा है, डोमेन। अगर डोमेन ही नहीं होगा तो आप रेंज नहीं बना पाएंगे, सीधी बात है। तो फंक्शन में मेन रोल किसका होता है, डोमेन का होता है। तो डोमेन क्या है, इसका मेन रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आपका वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा आपका वैल्यू ऑफ y। तो आप ये समझें ये जो ए जो सेट होता है ये किसकी वैल्यू होती है, x की। बी सेट में किसकी होती है वैल्यू, y की वैल्यू होती है। तो फंक्शन में मेन रोल किसका हो गया, डोमेन का और रेंज का हो गया। तो ठीक है, अब डोमेन क्या होता है,
द elements from which function can be defined मतलब क्या हो गया, द एलिमेंट फ्रॉम विच फंक्शन कैन बी डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि अगर बहुत सारे एलिमेंट है, एक एलिमेंट कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ श्योर नहीं यहाँ पर अभी, तो जो एक एलिमेंट फ्रॉम विच फंक्शन कैन बी डिफाइंड, मतलब फंक्शन जिससे डिफाइन होता है, जिन एलिमेंट से फंक्शन डिफाइन होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो और कह सकते हैं, और करके डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, और सेकेंड डेफिनेशन भी है इसकी, और द एलिमेंट ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। मतलब x के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होता है, डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। ये क्या होता है, आपका डोमेन होता है। आपने क्या देखा, फंक्शन को डिफाइन करने वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, डोमेन। वैल्यू ऑफ x बोलो या एलिमेंट ऑफ x बोलो, वो क्या होता है, डोमेन। और यहाँ पर सेट ए के बने, ये भी क्या होता है, डोमेन। तो पता लगा डोमेन के बारे में, पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा रेंज क्या होती है, रेंज। देखिए रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी, फिर फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है। आपको यहां से साफ साफ पता लग रहा होगा रेंज क्या होती है। देखिए आपको डोमेन में गिवन है 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट हैं, तो 4 एलिमेंट्स की इमेज का जो सेट होता है वो क्या होता है, रेंज। तो डोमेन में कितने एलिमेंट है बेटा, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, और 4 एलिमेंट की इमेज क्या बन रही है, यहाँ पर 4 बन रही है, 0 3 8 15। तो यही क्या होता है, आपका रेंज होता है। तो पता लग गया होगा रेंज क्या होता है। अब कैसे लिखेंगे, तो आप लिखे द इमेज ऑफ सेट, the set of image of domains elements। तो आपने क्या देखा कि डोमेन्स के एलिमेंट, देखो ये डोमेन बहुत सारे एलिमेंट हैं, डोमेन एलिमेंट्स की इमेज का जो सेट होता है वो क्या होता है, आपका रेंज। तो यहाँ रेंज क्या आ जाएगी आपकी, 0 3 8 15, ये आपकी हो जाएगी रेंज हो जाएगी यहाँ पर। तो आपको रेंज क्लियर हो गया होगा। अब बात करता हूँ कोडोमेन के बारे में। कोडोमेन क्या होता है, देखो डोमेन की एलिमेंट्स की इमेज का सेट हो गया रेंज। अब देखो रेंज भी इसके अंदर आएगी, और कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं विदाउट इमेज होंगे। जैसे मैंने देख लिया 20 क्या आपका विदाउट इमेज है, ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 20 को इमेज बना रहा हो। तो यहाँ पर अब ये क्या आ गया, विदाउट इमेज आ गया। तो आपका 0 3 8 15 20, ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका कोडोमेन आपका हो जाएगा। पता लग गया होगा आपको कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, तो रेंज क्या होता है, पता लग गया होगा आपको। अब मैं बात करूंगा फंक्शन के बारे में। देखिए अब फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन होता क्या है, बहुत ही इजी है फंक्शन। तो फंक्शन के लिए 2 कंडीशन है। अब वो 2 कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। ये आपका हो गया सेट ए, ये आपका होगा सेट बी। तो सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पर फंक्शन ऐसे लिख लिया, एफ इज ए फंक्शन रियल टू रियल लिख लिया सपोज। ये लिखना बहुत कंपलसरी है। अगर फंक्शन में ये लिखा हुआ नहीं है, समझ लो क्वेश्चन आपने गलत नोट कर लिया या गलत है, तो ये लिखना, ऐसा स्टेटमेंट तो होना जरूरी है, फंक्शन रियल टू रियल, एन टू आर, आर टू एन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस तरह वहाँ पर ये फर्स्ट वाला आपका डोमेन होता है, सेकंड आपकी रेंज होता है। ठीक है, डोमेन रेंज होना बहुत कंपलसरी है, बिना इसके फंक्शन बनेगा नहीं ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये सपोज लिख लिया मैंने ए बी सी डी ई, यहाँ लिख लिया आपने। यहाँ पर सपोज क्या लिख लिया, नंबरिंग ले लेता हूँ डिफरेंट करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने क्या देखा, अब मैं इमेज बनाऊंगा। तो ए की इमेज क्या है, सपोज 1, बी की इमेज क्या है 2, सी की इमेज भी क्या है 2, डी की इमेज 3, ई की इमेज 4। तो ये आपका हो गया डोमेन, सभी को पता होगा ये डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं, और सेकंड कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। अब समझने की कोशिश करें
क्योंकि फंक्शन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, ये श्योर है। यहाँ ये पढ़ने के बाद आपको फंक्शन में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, ये श्योर है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया। अब देखिए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई, अब डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज बन रही है नहीं बन रही है। अगर गलती से यहाँ पर क्या होता एफ होता, अगर सपोज एफ और होता और एफ की इमेज नहीं बन रही है तो ये आपका फंक्शन नहीं होता। क्लियर है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दोबारा देख लेते हैं क्या कह रहा था मैं। फर्स्ट कंडीशन ये कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी की इमेज होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर ए की इमेज गिवन है, बी की इमेज, सी की इमेज, डी की, ई की, डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज है। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई आपकी हो चुकी है। ठीक है, यहां से और देख लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो मैंने कर दी सेटिस्फाई, क्या डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, अब हो सकता है कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो, सारे एलिमेंट्स की एक इमेज हो, या एक एलिमेंट्स की एक इमेज। देखो सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है, 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज, 10 एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट की आपको 2 इमेज मिल जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये आप क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा, ध्यान रखना। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं हो रही है। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं इस तरह कर देता हूँ तो ये आपका फंक्शन है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की इमेज हैं तो फंक्शन हो गया फर्स्ट कंडीशन से। सेकंड कंडीशन सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज, डबल एलिमेंट की सिंगल इमेज, 10 एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है, लेकिन कभी भी एक सिंगल एलिमेंट की डबल इमेज नहीं हो सकती। तो ये क्या होता है आपका फंक्शन। क्लियर हो गया होगा आपको फंक्शन क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर सेट ए में कुछ एलिमेंट्स गिवन है, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स गिवन है, और ये होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि अगर सर यहाँ पर तो आपने ब्लैंक छोड़ दिया, इसमें ब्लैंक आ सकता है क्योंकि ये आपका कोड डोमेन है, इसमें ब्लैंक आ सकता है, ये विदाउट इमेज वाला पार्ट है, क्योंकि देखो ये किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये अभी भी आपका फंक्शन है। लेकिन इसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जिसकी इमेज नहीं है, तब आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेट बी में ब्लैंक आ सकता है, लेकिन सेट ए में ब्लैंक नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, लेट आपका लेट ए एंड बी, देखिए दो सेट है ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों कैसे नॉन एम्प्टी, सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then each elements of set A has image in set B। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट कंडीशन लिख दी यहाँ पर आप कह सकते हैं, बहुत सारे टीचर क्या लिखते हैं, then each elements of set A associate टू डिफरेंट एलिमेंट इन सेट बी। एसोसिएट भी ले सकते हैं आप, या इमेज भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं आप मैपिंग। फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं बहुत सारे टीचर। ठीक है, फंक्शन को डिनोट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये आप लेके डेफिनेशन, आपने क्या लिखा, डोमेन के ईच एलिमेंट की इमेज होना कंपलसरी है, आपने ये लिख दिया। आप सेकंड स्टेटमेंट और लिखेंगे थोड़ा सा इसमें, कि सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है, डबल की सिंगल इमेज हो सकती है। अब आप लिख सकते हैं 1 एंड मोर एलिमेंट, आपके इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहां से देखो यहाँ तक ये डेफिनेशन इनफ नहीं है, आपने जो डेफिनेशन लिखी है ये इनफ नहीं है, थोड़ा सा इसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इसमें ये एक लाइन और ऐड कर दें, आप लिखें 1 और 2 या 1 और मोर एलिमेंट हैज सिंगल इमेज इन सेट बी, ये लाइन और ऐड कर लें तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपने लिया एक और एक से ज्यादा एलिमेंट की एक सिंगल इमेज हो सकती है, बट सिंगल एलिमेंट डज नॉट हैव या डू नॉट हैव 2 और मोर इमेज। तो आप ये लिख देंगे, बात खत्म, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया वो फंक्शन, आपको अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, क्योंकि आपने देखा फंक्शन कंडीशन क्या है, सभी एलिमेंट्स की इमेज होना कंपलसरी है, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज, देखो डबल की भी सिंगल हो सकती है,
बहुत सारे के सिंगल इमेज हो सकती है, तभी फंक्शन होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि सिंगल एलिमेंट की डबल इमेज हो जाए। तो आपको ये लिखना है, पहले स्टेटमेंट में ये लिख दिया है कि यहाँ पर डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज होना कंपलसरी है। फिर आप लिखेंगे वन और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए है सिंगल इमेज बट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट हैव या डू नॉट हैव टू इमेज इन सेट बी। इनफ है इतना डेफिनेशन, ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है ये। तो आपको आई होप फंक्शन आप क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आपने फंक्शन के बारे में देख लिया होगा, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, आपने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया होगा अच्छे से। और आई होप आपको डोमेन में, कोडोमेन में, रेंज में पूरा डिफरेंस क्या है सब कुछ क्लियर पता लग गया होगा। और फंक्शन क्या होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ फंक्शन में, और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आपको। देखो फंक्शन के नोटेशन क्या है, अलग अलग हैं। अगर आपको निकालना फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये क्या होता है नोटेशन। अब यहाँ पर क्या मतलब है, नंबर ऑफ फंक्शन निकालने फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में ए का मीनिंग क्या है यहाँ पर डोमेन, और बी का मीनिंग क्या है यहाँ पर रेंज। तो यहाँ पर देखिए आपको फंक्शन एक गिवन है, सपोज आपको इसका डोमेन भी गिवन है, और डोमेन मतलब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें, यहाँ पर रेंज में इसकी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये आपको सब कुछ गिवन है। तो मैं निकालना है नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ से। तो यहाँ से कैसा आएगा, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का। तो यहाँ एन बी का क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, वो पावर में पहुंचेगा। इस तरह से आप नंबर ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो आपने सिर्फ फंक्शन पढ़ा है, बहुत सारे टाइप होते हैं फंक्शन के, बहुत सारे टाइप को डिस्कस करेंगे आज हम इसके बारे में। पहले यहाँ से एक काम कर लेते हैं, एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं इसको फंक्शन को। सपोज इस सेट, एक सेट कर लेते हैं, लेट ये सेट कंटेन 1 2 3 एंड सेट बी कंटेन ए बी सी और डी। यहाँ पर आपको सेट ए के बने, सेट ए कंटेन 1 2 3 एलिमेंट है इसके अंदर, एंड सेट बी कंटेन ए बी सी डी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें 4 है। यहाँ पर आपको 2 सेट्स के बने, यहाँ पर ये क्या करा, फंक्शन आपके इस तरह के बने, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का क्या मतलब है, ए आपका हो गया डोमेन और बी आपकी क्या हो जाएगी रेंज। ठीक है, अब यहाँ से निकालें नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो यहाँ से आएगा एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने एलिमेंट हैं 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने 1 2 3, तो 3 40 क्या आएगा 4 की पावर 3 क्या आ जाएगा 64 आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चेक करें, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे यहाँ से 64 आपके फंक्शन आपके हो जाएंगे। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि सेट ए में एलिमेंट के बने, सेट बी में के बने, तो वहाँ से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, और एलिमेंट फाइंड करके आपसे वहाँ से फंक्शन भी निकाल सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन तो बहुत सारे टाइप के हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइप के फंक्शन आपको गिवन है। अब यहाँ पर मैं एक काम कर नोट कर लेता हूँ यहाँ से। फर्स्ट आपका है पॉलिनोमियल, सेकंड आपका है एलजेब्रिक, थर्ड आपका हो जाएगा आइडेंटिटी, फोर्थ आपका हो जाएगा सिग्नम, फिर आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 6 आपका हो जाएगा, देखो बहुत सारे फंक्शन है, 1 1 ऑन टू, इन टू, मैनी वन, A1 और आप कुछ भी लिख लें। ठीक है, चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आपका आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन A1 फंक्शन,
इवन ऑड, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 8 कांस्टेंट, फिर आपका हो जाएगा 1 1, इससे बोलते हैं इंजेक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजेक्टिव। 10 नंबर पर आपका आएगा ऑन टू, ये होता है सरजेक्टिव। इन दोनों को मिला के बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट आपका आएगा इनटू, फिर आपका आएगा 12 पर आएगा मैनी 1। अभी बहुत सारे और फंक्शन बचे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे फंक्शन के बारे स्टडी कराएंगे, लेकिन ये 4 जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है एग्जाम के लिए 1 1 और ऑन टू, ये 2 फंक्शन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और इवन और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब एक और आपका GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 12th क्लास बोर्ड के लिए बात करूँ तो बोर्ड के लिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 1 और ऑन टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्या निकलवाएगा, अगर कोई फंक्शन आपका 1 1 है और ऑन टू है तो वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तो क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर मुझे किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने से पहले मुझे 1 1 ऑन टू चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि जब मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा तब देखते हैं, ये आपके बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शन है, कुछ और रिमेनिंग है, लेकिन इतना इनफ है। सबसे पहला फंक्शन आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। द फंक्शन f from a to b defined as fx equal to x। अब देखिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आइडेंटिटी के बारे में, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ से क्या कह रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन f फ्रॉम a to b इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू x और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर x क्या आपका रियल नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखो आइडेंटिटी होता क्या है, आपको मैंने पढ़ाया था आइडेंटिटी रिलेशन, और ये क्या आपका आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब यहाँ पर सेम एलिमेंट क्या होगी, सेम इमेज होगी। अगर डोमेन और आपका डोमेन और रेंज अगर सेम आती है तो क्या होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा। देख लेते हैं, सपोज आपको यहाँ पर f इज ए फंक्शन a to b गिवन दैट fx इक्वल टू गिवन है आपको x। अगर मैंने सपोज क्या लिख दिया यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट किया, क्योंकि fx इक्वल टू क्या होता है y, fx आपका y के इक्वल होता है, y ही होता है। अगर 1x पुट किया 1, तो 1 पुट करने पे y क्या आ जाएगा 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। तो आपने क्या देखा, सेट ए आपका डोमेन हो गया, सेट बी आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। डोमेन में क्या है 1 2 3 4, इसमें भी क्या है 1 2 3 4। तो सेट ए और सेट बी दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ऐसा अगर इक्वल आ जाए, यहाँ पर डोमेन और रेंज अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो क्या होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और तो यहाँ पर सेम एलिमेंट क्या होगी, सेम इमेज होगी, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। और आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बहुत सारे नोट्स हो रहे हैं, वो लिखाएंगे अभी थोड़ा सा पढ़ाने के बाद। नेक्स्ट आपका आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, देखो कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। यहाँ पर बात करें कांस्टेंट फंक्शन की, अगर किसी फंक्शन की रेंज क्या है, सिंगलटन सेट है, मतलब आपको इसकी रेंज के अंदर सिर्फ आपको एक एलिमेंट मिलेगा। डोमेन में बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, डोमेन के अगर बहुत सारे एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज है तो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b और fx इक्वल टू, सपोज मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने कुछ भी c लिख दिया, fx इक्वल टू c, fx इक्वल टू क्या आ गया आपका c आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ऐसा एग्जांपल सपोज मैं लिख दिया पर सेट ए एंड सेट बी कंटेन एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक सी एलिमेंट ले लिया मैंने, कोई कांस्टेंट ले लिया, 1 की इमेज, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। जितने भी एलिमेंट हैं डोमेन में, जितने भी एलिमेंट हैं, अगर सभी की इमेज एक सिंगल एलिमेंट है तो ये क्या होता है आपका कांस्टेंट फंक्शन आपका होता है।
अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इसका एग्जांपल दिए समझाने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हम इस तरह कैसे समझें, आपने तो डायरेक्ट एग्जांपल दे दिया। तो यहाँ से देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन कैसे करते हैं। देखिए अब यहाँ से देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। देखिए या सपोज आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और सपोज ये आपका ये हो गया 0, ये आपका 1, ये 2। अब यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर चलें तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। अब देखिए ओनली वाई पर है तो ये होगा 0,2, इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,2। और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1,2। और अगर आगे जाता हूँ तो क्या आएगा 2,2 आपका हो जाएगा। और आगे जाएंगे तो क्या आएगा 3,2 हो जाएगा। और अगर बैक में जाते क्या आएगा -1,2, -2,2, ये आपका हो जाएगा -3,2। इस तरह चलता रहेगा। तो आपने देखा कि इस लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर दो, इसे कितना भी एक्सटेंड कर दें, आगे तक कितना बढ़ा के ले जाएं, तो कहीं पर भी ये जो होगा y आप क्या 2 हमेशा क्या रहेगा 2 ही रहेगा। कहीं भी देखो आप कहीं जाएं, आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर लें, कहीं पर भी y की जो वैल्यू होगी 2 से ना तो लेस होगी ना 2 से ग्रेट होगी, हमेशा क्या रहेगी 2 2 2 2 2 रहेगी। अब लेकिन x क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। यहाँ पर क्या था -1 -2 -3, आगे और बढ़ेगा। तो आपने क्या देखा, अगर हम x के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर दें तो उस केस में y क्या हो जाता है आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, देखो डोमेन क्या होता है, एलिमेंट ऑफ x। मैंने बताया था आपको साफ साफ, x की जो वैल्यू होती है वो होता है डोमेन, और y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी रेंज। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या देखा -3 की इमेज क्या है 2, आपका -2 की इमेज भी क्या है 2, -1 की इमेज भी क्या है 2, 0 की इमेज भी क्या है 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 2। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो पता लग गया कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि अगर हम x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें तो उस केस में y क्या हो जाता है आपका कांस्टेंट हो जाता है। और ये रेंज जो होती है वो क्या, सेट b जो होता है क्या होता है आपका एलिमेंट ऑफ y ही होता है, y आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से ये होता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। और इसमें नोट करके लिख लें आप, हालांकि पता है आपको सब कुछ। नोट में क्या लिखना है, नोट रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होती है, सिंगलटन सेट होती है। इज सिंगलटन सेट मतलब एक एलिमेंट होता है सिंगलटन सेट। आपने देख लिया कि इसके रेंज में सिर्फ क्या होता है, इसकी रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट होता है बस। तो ये इसकी रेंज क्या होती है, सिंगलटन सेट होती है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलें या फिर आप बोल सकते हैं इसे मॉडुलस फंक्शन। देखिए एब्सोल्यूट और मॉडुलस ये दोनों सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन है यहाँ पर। तो डिस्कस कर लेते के बारे में क्या कराएं, ये फंक्शन y = f(x) = mod of x। ये मॉडुलस जो फंक्शन होता है वही क्या होता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस फंक्शन। इट इज डिफाइंड एज f(x) = mod of x। अब देखिए mod of x आपको पता होगा रिजल्ट क्या आता है इसका, पॉजिटिव आता है। लेकिन अंदर इसमें नेगेटिव वैल्यू हो मोड के अंदर या पॉजिटिव हो, रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव। लेकिन फंक्शन को डिफाइन किस तरह करते हैं, f(x) = अब देखिए अगर x की वैल्यू क्या है नॉन नेगेटिव है, या तो वैल्यू पॉजिटिव है या वैल्यू क्या है 0, उस केस में x क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। x की बात कर रहे हैं हम, देखो क्योंकि देखो फंक्शन आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, y जो होता है y आपका क्या होता है रेंज होता है, और रेंज किस पर डिपेंड करती है, x पर डिपेंड करती है। x क्या आपका डोमेन पर डिपेंड करती है। तो ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू या तो 0 है या 0 से ग्रेटर है तो आपका x क्या होगा पॉजिटिव, और अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो क्या होगा नेगेटिव। तो इसलिए कभी भी आपको मॉडुलस फंक्शन मिल जाए या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मिल जाए, आपसे डायरेक्ट ना करके इस तरह आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो f(x) = ये आपका पॉजिटिव होगा इफ x > 0, -x होगा इफ x <= 0। इस तरह से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तब आप इस तरह समझा पाएंगे कि आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन
देखिए सेकंड फंक्शन होता क्या है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा इसकी जो रेंज होती है वो फिक्स होती है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ, अब देखिए सिग्नम फंक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम, देखिए किस तरह निकालते हैं यहाँ पर, इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, ये आपका होगा -1, ये आपका 0, ये आपका +1, यहाँ पर 3 केस हैं आपके। तो एक अब देखिए ये क्या है, -1 0 +1। अब ये कब कब होता है वो देख लेते हैं। अगर 4x ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो वैल्यू क्या होगी इसकी, +1। 4x इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा 0। 4x लेस देन 0। तो आपने यहाँ पर देख लिया सेकंडम जो फंक्शन होता है, सेकंडम फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू देखिए -1, इसकी रेंज क्या होगी, -1 होगी। -1 कब होगी, अगर आपने x की वैल्यू 0 से लेस रख दी, मतलब नेगेटिव में, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा इसका, -1। अगर x वैल्यू 0 है, डोमेन इसका 0 है, तो रेंज भी क्या होगी 0। अगर x की वैल्यू मतलब डोमेन आपका ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा रेंज क्या होगी इसकी, +1। तो इस तरह से आपने देख लिया होगा इसकी रेंज जो होती है -1 0 +1 होती है, लेकिन डोमेन इसका कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह ये आपने पढ़ लिया क्या होता है, ये आपका हो गया सेकंडम फंक्शन। अब ये निकलते देखो +1 0 -1 आता किस तरह से है। अब सेकंडम फंक्शन होता कैसे है देखिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके लिए नोट लिखते हैं, इससे पता लग जाएगा आपको। नोट से सेकंडम फंक्शन के लिए होता है, सेकंडम फंक्शन ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन x और x नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से आपका हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं आप इस तरह, ये आपका हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन इस तरह से अपॉन दिस, और आपका x नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये कह रहा है, अब देखिए आपको पता है सेकंडम फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस x अपॉन x होता है। अगर x आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा +1। अगर ये आपको देखो मॉडुलस आपका डबल होता है, तो ये आपका क्या है, x आप क्या है नेगेटिव, क्योंकि ये वाला केस आपने पढ़ा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपको मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन पढ़ाया था। तो आपने क्या देगा, अगर ये आपका जो मॉडुलस होगा ये क्या करेगा, डबल वैल्यू शो करेगा। मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू इस तरह होगा, पॉजिटिव x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x इफ x लेस देन 0। ये केस आपने पढ़े थे। अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर लेस है तो क्या होगा, नेगेटिव। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अगर मैं इसको x से डिवाइड करूंगा, इससे डिवाइड किया तो क्या आएगा +1, इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा -1। और ये कह रहा है अगर x आपका मॉडुलस क्या है, एग्जैक्ट 0 होती है, क्या हो जाएगा 0। ये कह रहा है कि x आपका, ये वाला x आपका 0 नहीं हो सकता, लेकिन अंदर इसके अंदर जो वैल्यू है वो उसे 0 पुट कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव और 0, तीनों वैल्यू हो सकती है इसके अंदर। तो ये डिपेंड करता है वैल्यू कैसे आ रही है। अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा, पॉजिटिव x आएगा, और इक्वल टू 0 तो 0 आएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, -1 0 और +1 आपने डिसाइड कर लिया। इसकी रेंज क्या होती है, -1 0 +1 इसकी रेंज होती है। इस तरह से आप बहुत ही इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कुछ टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा आपने। मैंने बहुत सारे फंक्शन आपको पढ़ा दिए हैं, कुछ और रिमेनिंग है, कुछ फंक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको बचे हुए हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फंक्शन नहीं पढ़े तो मान लो आपको 12th क्लास के बोर्ड के क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेंगे क्वेश्चनों में, सबसे ज़्यादा 1 1 ऑन टू प्ले करेगा। उसके बाद आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया, एक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ये कुछ लिमिटेड फंक्शन है, ये जो आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं 12th क्लास के लिए भी, और अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।